कंजर्वेटिव फोर्सेस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम लोग हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं जो हमने कल होमवर्क के लिए करने के लिए दिया था उसका। दैट इज, पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट किया। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। सो द फोर्सेस वर्क डन बाय व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो आपके सिलेबस में अभी जो 11th में है वो मेनली कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो फोर्स कंजर्वेटिव होती है उसकी कुछ खास बात होती है क्या? एनीथिंग स्पेसिफिक रिलेटेड टू इट? हाँ, इधर से कोई बोल रहा था? No heat is produced. See, when you consider work done by the conservative forces, number one, that it is independent of path. Closed path के अंदर work done comes out to be zero. There is no heat dissipation. Moreover, the most important thing that you should identify associated with conservative force is, हाँ जी, कोई बताएगा? जहाँ पे conservative force होती है वहीं पर dash डिफाइन हो सकती है। Potential energy, very good. So whenever you want to talk about potential energy, as yes, Anshul सही कह रहे हैं हम, negative of work done by conservative force appears as change in potential energy. ना जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वहीं पे डिफाइन हो सकती है। हाँ, वो सेकंड पॉइंट वो भी जो आप कह रहे हैं बोल देता हूं मैं। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव होंगे। जब सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बट मैं जानबूझ के फिर ये चाह रहा हूँ कि आप पोटेंशियल एनर्जी वाली बात को बहुत अच्छे से समझे कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी की बात करते हैं। और एक आपको एक्सप्रेशन करने को कहा गया था स्प्रिंग का, राइट, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्प्रिंग के अंदर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? बोलो क्या एक्सप्रेशन है अपनी? F इज इक्वल टू स्प्रिंग, हाँ ठीक बोल रही है, हाँ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोल देते हैं हम लोग। माइनस इसलिए होता है कि अगर आपने पुश इन किया है तो वो पुश आउट करता है। तो the force is opposite to the displacement that you produce in it. Rather, I would say if there is a compression, it applies a force outwards. If there is an extension, it applies force inwards. Opposite लगता है। But magnitude wise, you can say F is equal to px. That's all. ठीक है? अच्छा, कोई बताएगा K के बारे में कुछ खास बात? K की लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर क्या डिपेंडेंस है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज दैट मीन? अगर आप एक स्प्रिंग को हाफ कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस टू इट्स फोर्स कांस्टेंट बिकम्स डबल। K जो है वो फोर्स कांस्टेंट कहलाता है और बेसिकली स्टिफनेस को डिफाइन करता है। जितना K ज्यादा होगा स्प्रिंग को ओपन या क्लोज करना, मतलब ओपन या कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। डन। तो स्प्रिंग को जितना छोटा करते जाएंगे उतना स्टिफनेस कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट होमवर्क आप लिख लीजिए। आप क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नंबर 1 एंड नंबर 2 शो इट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहता है, वो आपको शो करना। ठीक है, ये दो चीज। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक लास्ट आप लोग करेंगे 1D इलास्टिक कोलिजन, जो उसमें फाइनल स्पीड्स के एक्सप्रेशन है ना, वेलोसिटीज के v1 v2। सो 1D इलास्टिक कोलिजन। होप इट्स क्लियर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने फ्लूइड स्टार्ट किया कल। फ्लूइड में हमने पास्कल्स लॉ अंडरस्टैंड किया, राइट। तो एनीबॉडी इन द क्लास रेज हैंड, डिफाइन पास्कल्स लॉ। यस, that's okay. Pascal's law talks about pressure inside fluid, that's okay, but you have to define it properly कि भाई Pascal's law क्या स्टेट करता है। It's good कि आप ये समझ गए।
and there is no gravity. See, there are 3-4 things. आप इसको ना properly बताएं और मैं फिर आपको बोलूँगा don't try to give answers in Hindi. It's very important कि आप घर से उसे learn करें ठीक से and you speak out in English. See, pressure at every point inside a liquid in equilibrium of rest remains same. कब? When there is no gravity. If there is gravity, तो कहाँ पे pressure same रहेगा? All the points at same horizontal level. और उसके अलावा ट्रांसमिशन के लिए आपने डिफाइन किया एक पॉइंट और मेंशन किया था कि किसी भी लिक्विड में कोई जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में होता है उसमें जो भी पॉइंट आप चूज करेंगे उस पॉइंट पे हर तरफ बराबर प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस इज सेम लेकिन ये वर्ड क्लियर रहना चाहिए फॉर लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट अब ये सोचिए इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट क्यों बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है दैट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम बट दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम मोशन का इक्विलिब्रियम यहाँ पे किसकी बात करनी है रेस्ट की तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट गॉट इट ठीक है गुड आफ्टरनून सर कांट कम ओके नो वरीज ठीक है नेक्स्ट देखें हम ट्रांसमिशन के लिए क्या डिफाइन करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड एट अ पॉइंट gets transmitted equally and undiminished to all the other points for a liquid in equilibrium of rest बस ये सब बता देंगे प्रूफ आपने किया था एक्सपेक्ट किया आपने वो दोबारा से किया होगा घर पे हाँ झूठ बोलने में माहिर हो तुम लोग किस किसने किया हैंड रेज करो 1 2 अपने ने आधा हाथ खड़ा किया है एक किया है राइट 2 बाकी पहले वाला क्या होता है पहले वाला कल वाला आज काम कंप्लीट हो जाए गीतांश ऐसे नहीं चलेगा राइट क्योंकि फिर मैं सपोज अभी आपको लिखने के लिए बोलता हूं तो यू वोंट बी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली सो गेट दैट कनेक्शन जो काम कल कर रहा है वो आज 100% होना चाहिए ठीक है आप सब बच्चे मुस्कुराते हो बहुत अच्छे लगते हैं बट सिर्फ मुस्कुराहट के भरोसे तो मार्क्स नहीं आएंगे है ना क्यों धनंजय सही कह रहे हो ना किसी एक को तो लगाना पड़ता है भैया क्या करें चलो आगे लिखे जरा expression for pressure exerted by a height h of given liquid pressure exerted by a height h of given liquid किसी लिक्विड की h हाइट कितना प्रेशर एक्सर्ट करें आंसर तो आपको आता है क्या आंसर होता है एच रो जी उसे जरा प्रूव कर लेते बताइए जरा ऐसे सपोज कोई लिक्विड है यहाँ पे इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कॉलम बनाएंगे मेरे साथ साथ बनाइए क्विकली आप एक लिक्विड के अंदर सिलिंड्रिकल कॉलम बनाएंगे इमेजिनरी मतलब यहाँ कोई सिलेंडर पड़ा नहीं हुआ हमने अपनी तरफ से वैसे ही कंसीडर इसकी बाउंड्री जो है वो लिक्विड से बनी हुई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंसीडर करिए ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एच इज द हाइट अच्छा मान लीजिए इसके टॉप सरफेस के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो P1 प्रेशर ऑन द टॉप सरफेस इज P1 बॉटम पे जो प्रेशर है उसे P2 कंसीडर कर लीजिए P2 ठीक है आई होप एवरीवन इन द क्लास कैन अंडरस्टैंड इस पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर ऊपर की तरफ है उतना ही प्रेशर नीचे की तरफ है क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है कब इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट के लिए बहुत बढ़िया तो P1 यहां से हो गया P2 यहां से आ गया सो जो यहां से जो यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर है वो किसकी वजह से इस लिक्विड की वजह से तो अगर हम P2 - P1 फाइंड कर दे तो विल बी एबल टू सॉल्व कि h हाइट ऑफ लिक्विड ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया क्या ये बात आपको समझ में आती है टॉप पे प्रेशर P1 बॉटम पे प्रेशर P2 अगर हम P2 - P1 कर दें तो उससे क्या निकलेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय h हाइट ऑफ लिक्विड गॉट इट लिखिए जरा कंसीडर लिखते जाओ एक बार आपको साथ साथ नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए ना प्रेशर हर तरफ से जीरो हो जाएगा मतलब हर तरफ से इक्वल हो जाएगा इसलिए प्रेशर डिफरेंस जीरो है कोई भी लिक्विड या गैस फ्लो किस कारण से करती है प्रेशर डिफरेंस के कारण से राइट आपने लैंड ब्रीज सी ब्रीज सुना है ना वो क्यों ब्लो करती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस अबव द सी एंड लैंड
अगर हर जगह प्रेशर सेम हो तो हवा ही नहीं चलेगी। ठीक, तो बना लिया आपने सबने, लिखिए जरा। कंसीडर एन इमेजिनरी cylindrical column. Consider an imaginary cylindrical column of height h and area of cross-section A and area of cross-section A inside a liquid of density rho का सिंबल आप ऐसे डालें, inside a liquid of density rho in equilibrium of rest, done। अब लिखिए pressure at top and bottom of this cylinder, pressure at top and bottom of this cylinder be P1 and P2 respectively। I always insist, जब ये डेरिवेशन करते हो ना तो इस सोच के साथ क्या करो कि अभी सीखनी है साथ साथ। प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर बी P1 and P2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए अब लिखिए आगे जरा। फोर्स सरफेस इज इक्वल टू, अच्छा प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगी? नहीं वो तो ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हम जब बात कर रहे हैं इसकी, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री की बात तो नहीं करेंगे ना। तो क्या सोचना है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर? ठीक है, देखिए जरा। सो F1 becomes equal to P1 into A। लिख दें फोर्स ऑन द टॉप सरफेस F1 is equal to P1 A। अब लिखिए सिमिलरली फोर्स एट द बॉटम सरफेस, F2 is equal to P2A, राइट। अब साथ में लिखिए वेट ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम, अब वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू जी। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो एक बार देखिए ध्यान से, आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाइल राइटिंग वेट आई नीड मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देखना जरा वॉल्यूम कितना है, हाइट इंटू एरिया। वॉल्यूम हो गया h इंटू ए, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट। क्लियर? सो लिखिए जरा, वेट बिकम्स इक्वल टू h इंटू ए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्लियर? वॉल्यूम इज हाइट इंटू एरिया, एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच करते हो ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, एच हाइट है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, मास इंटू। ये वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, यहाँ से वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सेंटर से शो कर दीजिए। तो अब अगर आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे, देयर आर थ्री फोर्सेस टू बी कंसीडर्ड। वन force at the top, second force at the bottom, and third the weight of this column. Now for equilibrium I need to balance all these three forces। Fine, लिखे जरा। Above three forces act on the cylinder considered, above three forces act on the cylinder considered। नेक्स्ट लाइन में for equilibrium, तो वहां पे आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स है F1 प्लस वेट मस्ट बी इक्वल टू F2 अपवर्ड एक्ट कर रही है, F1 और Fg डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो टोटल डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड, नेट फोर्स शुड बिकम 0। सो F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। तो देखिए जरा ज्यादा कौन सी है, F2, तो F1 को इधर ले जाओ, W becomes equal to F2 minus F1। वैल्यू पुट करो जरा इनकी। वेट कितना है, H A rho g
क्यों जी? HA rho G that is equal to F2 minus F1 that is P2A minus P1A। आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स में A की टर्म आ रही है, राइट? A हट जाएगा, so P2 minus P1 is equal to H rho G, that's it। So the extra pressure because of H height comes out to be H rho G। क्लियर हुआ? So लिख दीजिए, hence pressure exerted due to H height, pressure exerted due to H height equal to H rho G, H rho G, that's it, done। तो अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना है, बॉटम का एरिया जो मर्जी हो, मैंने मान लो 3 वेसल कंसिडर किए, एक का एरिया कुछ डिफाइन किया, दूसरे का एरिया उससे कम डिफाइन किया, तीसरे का एरिया ज्यादा डिफाइन किया, तीनों में सेम हाइट तक सेम लिक्विड फिल किया, तो तीनों के बॉटम पे सेम प्रेशर एक्सर्ट हुआ, राइट? लिख दे जरा स्टार मार्क करके, प्रेशर एक्सर्टेड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, प्रेशर एक्सर्टेड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा यूनिट आप जानते हैं पास्कल होती है, पास्कल, किलो पास्कल कुछ भी आएगा तो यूज कर लेंगे। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर भी तो होती है, यूज किया कभी केमिस्ट्री में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 पावर 5 पास्कल। नहीं किया तो होगा केमिस्ट्री में, ऐसा तो नहीं किया भी? चलो वेट करते हैं, मैं कर रहा हूँ। अब लिखिए जरा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? देखने में तो कोई चीज कुछ और लग रही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कुछ हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सिंपली जस्टिफाई द। तो पैराडॉक्स ये है कि, बनाए जरा एक वेसल स्ट्रेट ऐसे, बताते जाए, आप वेट नहीं करेंगे। एक वेसल स्ट्रेट ऐसे बनाया, दूसरा वेसल बनाते हुए आपने बॉटम का जो एरिया था वो कम कर, बॉटम एरिया हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है? थर्ड बनाते हुए बॉटम एरिया आपने कम, लाइक दिस, और इन तीनों के अंदर सेम हाइट तक आपने एक लिक्विड को फिल किया, सपोज ये हाइट चूज कर, this height be h for each of these, तीनों के लिए हाइट h होगी। अब आप इनके बॉटम पे एक ऐसे करके गेज शो कर देते हैं जो प्रेशर मेजर करता है। This is pressure measuring gauge. Have you seen any pressure measuring gauge? किसी ने भी देखा हो? बाय स्टूडेंट्स, हाँ, बाइक चलाने वालों, कार चलाने वालों, कहीं तो प्रेशर चेक करवाते होंगे किसी चीज का। अब बताओ, पहले ही ना कर देते तुम लोग। सो कार के टायर का प्रेशर है ना, बाइक के टायर का प्रेशर, ये चेक तो करवाते हो। तो वो जो चेक होता है, ध्यान से मुझे सोच के बताना, वो टोटल प्रेशर चेक करता है या गेज प्रेशर चेक करता है? मतलब वो आपके टायर के अंदर टोटल प्रेशर जो उसे मेजर करता है, या ये चेक करता है कि एटमॉस्फेयर, टायर के अंदर प्रेशर कितना है ये मेजर होगा, या टायर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है? सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, गॉट दैट? बस उसमें कम मेजर करना पड़ता है, सेफ है बहुत, जितना ज्यादा प्रेशर मेजर करना पड़ेगा उतना निडल को ज्यादा बियर करना पड़ेगा। तो अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे तो दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस, ठीक है? वैसे भी देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर चीज के ऊपर है, हमारी बॉडी के ऊपर भी है। जस्ट सोचो, एक वैसी इमेजिनेशन होती है कि अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, मान लो अभी हम तो एक जनरेशन आ गए हैं, अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, तो क्या उनकी हाइट हमसे ज्यादा होगी? Will their height be more than us?
Will they be comparatively broader? ऑब्वियस आपकी बॉडी के ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा हुआ है कि वो आपको बढ़ने से कुछ ना कुछ रोक रहा होगा, नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट टेक पार्ट इन दिस, बट एनीवेज आप ये जरूर समझ सकते हैं कि आप एक, सर आपने फिंगर के नीचे एरो क्या बनाया है भाई? फिंगर के नीचे, अरे भाई ये ना प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। दिस इज प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जिसे गेज बोलते हैं, GAUGE, प्रेशर गेज। ओके, ठीक है। मैं और सिंपलर एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप बैलून ब्लो करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपने फूंक मारी और बैलून ब्लो हो गया, अगर सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम कर दिया जाए तो उतनी फूंक भरने पर वो और ज्यादा फूल पाएगा, या उतना ही या उससे कम? ज्यादा। आप जितना प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर को कौन काउंटर कर रहा है पहले से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो उसको नहीं ब्लो होने दे रहा पूरी तरह से। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो कंपैरेटिवली ज्यादा ब्लो होने लगेगा, राइट? अब बायो के स्टूडेंट्स बताना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर रहता है ना? कौन कौन है बायो के स्टूडेंट्स? हैंड रेज करें, जल्दी करें, शाबाश। 1 2 3, तीन ही बच्चे बस, एक चार आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नहीं बताया था कल कि यहाँ से कल एक स्टूडेंट आई थी, उसका एडमिशन एम्स बिलासपुर में हो गया है। So congratulations to you as well because you are a part of this institute. बाकी बच्चों का भी पता करेंगे फिर। दो बच्चों ने NIT कुरुक्षेत्र में लिया है, तो अभी within like 4-5 days we'll have a list of all the students जिनके इस साल एडमिशन हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे करके चिल्ड्रंस डे की तरफ भी आएंगे, अगर क्लासेस चलती रही तो, है ना? प्रताप स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है क्या कि बच्चों को बुलाना बंद किया? क्यों? काम नहीं करना चाहते? दिल्ली से आते हैं बच्चे? नहीं, चलो मतलब सी, हाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दो रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट्स का कम आना, प्लस कुछ अथॉरिटीज की तरफ से इंस्ट्रक्शन आना, पर वो सेकंड वाली चीज कंपैरेटिवली अब कम चल रही है, उतना नहीं है। नहीं, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ भाई। इस बार लॉकडाउन हुआ तो आफत मच जाएगी, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। राधा ये होना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं बच्चों को बार बार ये चीज बोलता हूँ, आप लोग तो जो घर बैठे हैं दैट्स ओके, आप यहाँ आओगे तो मोस्ट वेलकम, बट एक चीज का ध्यान रखें, आप जब कहीं भी बाहर से घूम फिर के घर जाते हैं, जिनके पेरेंट्स को थोड़ी बहुत भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घर में दादा दादी नाना नानी कोई है, आई सजेस्ट कि आप घर जाके उनसे मिलने से फेस वॉश करें, इतना जरूर करो। और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आप अपने क्लोथिंग चेंज करें, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी जरूरत से ज्यादा है, तो वो नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट क्योंकि टच जो होगा फर्स्ट, ऐसा तो होता नहीं कि आप जाते कहते अरे पापा अरे मम्मी, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना, पर ये हो सकता है ऐसे करके कुछ आपने किया, तो जाके हैंड वॉश और फेस वॉश एटलीस्ट कर, इतना काम कर सकते हैं। ये कौन करता है? ये उनके घर में नहीं होता जहाँ पे होता है बैठ जा उधर जाके पढ़ ले, उनके घर में जरूर होता है अरे मेरा बच्चा आ गया, तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। वापस आइए, चलिए वापस आइए। बस इतनी बात बोल रहा हूँ कि आप देख लो घर से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी लंबा चलने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला। Changes have to be accepted and you have to modify your lifestyle accordingly. So make those changes in yourself. Grow a little up. देखिए ध्यान से, ये आपने गेज लगाया है। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? आपको तीनों में से किसके अंदर ज्यादा लिक्विड नजर आ रहा है? 1 2 3, मैं तो ABC लिख देता हूँ, ABC। अरे ये जितना बनाया ना हमने, ये वाला और ये वाला सेम है, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूँ, मतलब अपर एरिया तीनों का सेम है, ऐसा मान, ठीक है? सो फिर से ध्यान से देखिए, ये एकदम पैरेलल बना ऐसे, ठीक है? इसके लिए ये ऐसे करके बन गया और इसके लिए ऐसे करके बना। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में बाहर की तरफ नहीं खुल गया, तो सबसे ज्यादा पानी किसमें आएगा? थर्ड वन में आएगा। सो दिस इज हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड, दैट मींस इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो बॉटम के ऊपर जो प्रेशर मेजर होगा, क्या वो तीनों में सेम होगा या इसके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए? तीनों के लिए जो प्रेशर मेजर होगा वो सेम होगा, इक्वल प्रेशर मेजर होने वाला है। आ रही बात समझ में? इसी को एक और तरीके से किया जा सकता था, दैट वाज कि आप बॉटम एरिया तीनों का सेम करो। सुन रहे हो?
बॉटम एरिया सेम कर दो, उसके बाद लिक्विड तो सेम हाइट तक लेके जाना है, लेकिन ऊपर से इसकी शेप को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ये ब्रॉड चला गया, ये कंपैरेटिवली थिन हो। सो इन दैट केस अगर मैं बॉटम एरिया को सेम कर देता हूं, तो क्या तीनों के ऊपर लगने वाली फोर्स सेम होगी या डिफरेंट? तीनों के बॉटम पे प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट? तो मैं दोनों करवाता हूँ, पहले आप ये बना चुके हैं। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये एरिया मिडिल में रखा है, ये सबसे कम रखा है और ये सबसे ज्यादा रखा है। टॉप एरिया तीनों का सेम रखा है और हाइट ऑफ लिक्विड भी सेम रखी है। ठीक है, आप स्टार मार्क करके लिखिए। द प्रेशर मेजर्ड एट बॉटम, pressure measured at bottom is same in all three cases. Is same in all three cases. All three cases. Even though the liquid contained is not equal. Liquid contained is not equal, मतलब मास या वॉल्यूम कोई भी चीज बोलना चाहिए वो इक्वल नहीं है। आप लिख सकते हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, this is according to Pascal's law, as pressure exerted depends upon height of liquid, तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, हाइट ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी एंड डेंसिटी। सेम लिक्विड है तो डेंसिटी सेम होगी। फाइन, अब मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, एग्जाम में आए तो जो सेकंड बनाऊंगा उसे आप ड्रॉ करना। क्या करना, बॉटम एरिया सेम करना। बनाओ, शाबाश। इस बार बॉटम एरिया तीनों का सेम बनाओ, एक को स्ट्रेट बनाओ, बनाते जाएं। बॉटम एरिया सेम, एक को ऊपर की तरफ नैरो कर दीजिए और थर्ड वन को ऊपर की तरफ ब्रॉड कर दीजिए। ठीक है, अब बॉटम एरिया मैंने तीनों का सेम। अब फिर से एक गेज यूज कर, प्रेशर मेजरिंग गेज। So again, we fill the liquid to same height in all three. I'll be asking a few questions. Try करना उनका आंसर करने। स्टार मार्क करके लिख दीजिए बेस एरिया इज सेम फॉर ऑल थ्री। यस अगम? सर जो पिछले वाला डायग्राम था उसमें टॉप तो सेम था, लेकिन जो बेस था वो अलग अलग था। जो बी पार्ट था उसका सबसे कम बेस था, मतलब सबसे छोटा बेस था। तो प्रेशर उसमें सबसे ज्यादा एक्सर्ट नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अभी हमने बात करी कि प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, एच, रो एंड जी। तीनों के अंदर लिक्विड की हाइट सेम थी, तीनों के अंदर सेम लिक्विड था और ग्रेविटी की वेरिएशन भी एक जैसी। तो यही समझना आपने हमें, इसीलिए तो पैराडॉक्स बोलते हैं। देखने से लगता है, यहाँ और अच्छे से क्लियर होगा, देखने से लगता है कि भाई इसमें सबसे कम पानी है और इसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो इसके बॉटम पे और इसके बॉटम पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? आपका जो क्वेश्चन है ना, आप थोड़ी देर होल्ड कर लो, शायद इससे आप पूरी तरह क्लियर हो। डायग्राम सबने बनाया, स्टार मार्क करके लिख दिया, बेस एरिया सेम, सबका बेस एरिया सेम। अब मेरा क्वेश्चन सुने ध्यान से। हम सब जानते हैं ए बी सी में से बी के अंदर लिक्विड मिनिमम है, मास मिनिमम है, वेट मिनिमम होना चाहिए ना, ऐसे सी में सबसे ज्यादा। तो बताइए जरा, तीनों के बेस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए तो किसके बेस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी? क्वेश्चन लिखो, मैं इसी फॉर्म में करवाता हूं आपको, राइट डाउन। फोर्स is maximum in which of the above vessels? Force is maximum in which of the above vessels? At bottom. बॉटम पे इनमें से किसके लिए
force in is maximum in which of the above vessels at bottom. थोड़ा उल्टा सीधा सेंटेंस हो गया पर समझ आ रहा है। फोर्स बॉटम पे कौन से केस में सबसे ज्यादा है बताएं जरा, एबीसी देखिए शाबाश, एबीसी। कोई बच्चा सेम बोल रहा था, हैंड रेज करें। आपने बोला सेम, क्यों? बोल शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लैप फॉर द बॉय। अरे इतनी मरी तालियां। हाँ बस हो गया, बैठो। आपको क्या समझना है, अभी आपने प्रेशर सुना था एच रो जी। सो बिकॉज सेम लिक्विड इज फिल्ड टू सेम हाइट इन ऑल थ्री वेसल्स, सो तीनों के बॉटम पे सेम प्रेशर होना चाहिए। तीनों के बॉटम पे बेस पे सेम प्रेशर और तीनों का बेस एरिया भी सेम है। फोर्स क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। तो तीनों के बेस पर सेम फोर्स लगेगी। ये जो आंसर किया उसने, वो सिर्फ जो मैंने सिखाया उसकी बेस पे किया। लेकिन अगर कोई मेरी पढ़ाई बातों को बिल्कुल नहीं सुने और अपने दिमाग से काम लेके बोले तो शायद हर किसी का आंसर ये आएगा कि सर यहाँ फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड ज्यादा है। यहाँ पे फोर्स सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर लिक्विड सबसे कम है। दिस इज पैराडॉक्स कि देखने से लग रहा है यहाँ प्रेशर, यहाँ पे फोर्स या प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स या प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब समझने वाली बात सुनना, हम सबने अच्छे से सीखा कि जो वेसल होता है वो फोर्स लगाता है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस केस में जो फोर्सेस लग रही है साइड वॉल से वो ऐसे लग रही है, मानते हैं साइड वॉल से फोर्स ऐसे लग रही है। इसके केस में कैसे लगेगी? हल्का सा नीचे की तरफ, देख सकते हैं ऐसे करके लगेगी। जबकि इस केस में कैसे लगेगी? ऊपर। तो पूरी बात ध्यान से सुनते हैं ना, क्या होगा इस केस में? तो इन साइड वॉल से लगने वाली फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। इस केस में जो साइड वॉल्स की फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही है ना, उनका वर्टिकल इफेक्ट कहां जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। सो इसका इफेक्ट फोर्स का डाउनवर्ड बनेगा, जबकि इसके केस में वो इफेक्ट कहां बनेगा? अपवर्ड बनेगा। क्लियर? नो डाउट इससे इसके अंदर लिक्विड कम था, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है? इससे इसके अंदर लिक्विड कम था लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ गई वॉल्स की वजह से। वेट के, लिक्विड के वेट के साथ साथ वॉल्स ने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा दी, लगाई ना, तो उनका सम जो बन जाएगा वो इसके वेट के ऊपर। गॉट दैट? मतलब हालांकि ऐसे है लेकिन इसके बॉटम पे जो फोर्स लगेगी वो इतने लिक्विड के बराबर लगेगी। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना। देखो कोशिश करें कि आपको दोबारा ना पूछना पड़े, मैं जो बोलूं उसे ध्यान से सुने। इस केस में जो ये खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसको किसने कॉम्पेंसेट किया? जो फोर्स इधर से लगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, उनका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आता है। वो कंपोनेंट और इस लिक्विड का वेट मिलकर इस वाले लिक्विड के वेट के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखें, यहाँ पर फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट कहाँ बनेगा? अपवर्ड्स बनेगा ना। इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, तो भाई इसके अंदर भी जो टोटल वेट काउंट होगा वो सिर्फ सीधे वाले पार्ट में काउंट होगा। ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसे किसने काउंटर बैलेंस कर दिया? जो फोर्सेस बॉल से आ रही है उनके वर्टिकल। क्या आप थोड़ा बहुत समझ में आया? तो देखिए देखने से लग रहा था कि इसमें लिक्विड सबसे ज्यादा, तो वेट ज्यादा होना चाहिए। नहीं, वेट उतना ही आएगा जितना इसके अंदर है, इसमें भी उतना ही आएगा जितना इस फर्स्ट पार्ट के अंदर है। रीजन, प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। उसे उठा के अपने एरिया, जो हर्षित ने कहा प्रेशर सेम है, आप उठा के एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया भी सेम है, इसीलिए फोर्स भी सेम होना चाहिए। था ना थोड़ा पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब देखने से कुछ और लग रहा है लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ और। काइंडली राइट डाउन, काइंडली राइट डाउन, लिखिए pressure and hence the force exerted at bottom, pressure and hence force exerted at bottom of above shown vessels is same. Above shown vessels is same, whereas it appears as if it must be maximum for C and minimum for B.
whereas it appears as if it should be maximum for C and minimum for B. Okay, because this is known as hydrostatic paradox. This is known as hydrostatic paradox. रीजन लिख दें, pressure exerted depends only on height of given liquid. जब मैंने given word बोला ना तो इसका मतलब मैंने सेम कर दिया। pressure exerted depends upon only on height of given liquid, तो सिर्फ हाइट मैटर कर रही है। तो ठीक है अर्षद, आपका आंसर स्ट्रेट अवे एग्जाम के पॉइंट से बिल्कुल सही था। सर बॉटम तीनों का बॉटम एरिया सेम है, तीनों में लिक्विड सेम हाइट तक है, तो सर प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है तो एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स भी सेम होगी। दैट्स इट। तो मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि क्या चीज थी जिसने कंट्रीब्यूट करके उसे सेम कर दिया। यहाँ पे फोर्सेस का कंपोनेंट डाउनवर्ड्स आ गया, यहाँ पे फोर्सेस का कंपोनेंट अपवर्ड्स आ गया, जिससे अल्टीमेटली तीनों के केस में बॉटम पे सेम फोर्स या सेम वेट। फाइन, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। आपने कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी है कहीं पे? हाइड्रोलिक, हाँ वीडियोस में, और प्रैक्टिकली किसी ने कहीं देखी हो? देखी है, मैं जैसे ही बताऊंगा आपको, अरे हाँ ये तो पता। कोशिश करो, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहीं पर देखी है? कार वॉशिंग होती है, जितनी भारी कार एकदम से ऐसे ऊपर उठ जाती है, दैट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। गॉट दैट? हाइड्रोलिक, ठीक है, लिखिए जरा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। किसी भी चीज को वॉश करवाओ, हाँ बिल्कुल, ट्रॉली वाला, सही बात। हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो जिन लोगों को समझ नहीं आया ट्रैक्टर ट्रॉली को सुन सकते हैं। क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे जो बड़ा सा वाहन लगा होता है उसे ट्रॉली कहते हैं। उस ट्रॉली के अंदर सपोज आपने कुछ हैवी चीजें डाल रखी है, इवन सैंड भी डाला जाता है, और उसे सपोज आप खाली करना चाहते हैं एक जगह पे, तो वो हाइड्रोलिकली ऐसे लिफ्ट कर दिया जाता है, ड्यू टू व्हिच इट गोज आउट इमीडिएटली। फाइन, चलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, डायग्राम की हेल्प से शुरू करते हैं। बताइए, +1 की फिजिक्स की ना यही खास बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा टाइम लगा लें तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत सारे मिल जाते हैं, बस बातें करने का बहाना चाहिए ना। बताइए, शाबाश। ठीक है, ये क्या बनाया है, इस सिस्टम के अंदर एक जो कॉलम है वो तो हमने थिन बनाया, लेसर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से स्मॉल एरिया, और दूसरे वाला कंपैरेटिवली ब्रॉडर बनाया, यानी ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर आपने कोई लिक्विड फिल कर जो बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होता, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। भाई कुछ तो याद रखा पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतना बल्क मॉडुलस, जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतना बल्क मॉडुलस कम होगा, तो जितना कम कंप्रेस होगा उतना बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका बल्क मॉडुलस काफी हाई रहता है। तो अब क्या है, सपोज कीजिए इस वाले पार्ट में आपने फोर्स स्मॉल एफ लगा, राइट, स्मॉल एफ फोर्स लगे तो प्रेशर कितना जनरेट हो गया, धनंजय बताइए जरा, प्रेशर कितना हो गया, फोर्स एफ लगाई, एरिया ऑफ सेक्शन ए है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर जो यहाँ एक्सर्ट हुआ, पास्कल ने क्या पढ़ाया कि अगर एक लिक्विड जो कि एनक्लोज्ड है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, आप उसके किसी एक पॉइंट पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, यानी कि प्रेशर एज इट इज यहाँ पहुंच गया, पी प्रेशर एज इट इज यहाँ पे पहुंच गया, और इसका एरिया ऑफ सेक्शन कितना था, ए, तो कितनी फोर्स जनरेट कर दी, आई बात समझ। तो इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा, एरिया कम था, आपने कम फोर्स लगाई तो कुछ प्रेशर जनरेट हो गया,
वो प्रेशर जब यहाँ पहुंचा तो अब एरिया ज्यादा है तो उसने फोर्स भी ज्यादा लगा। यानी कि अगर आप एक कार को पिक करना चाहते हैं हाइड्रोलिकली तो आप जो फोर्स लगाएंगे वो कंपैरेटिवली छोटे एरिया ऑफ प्रोसेक्शन पे लगाएंगे। आप यहाँ फोर्स लगाएंगे और एरिया ऑफ प्रोसेक्शन बड़ा होने की वजह से कार यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है इतना ही आसान है? आप जब यहाँ फोर्स लगाएंगे, मान लो ये नीचे की तरफ एल लेंथ चला, एल लेंथ नीचे गया, तो क्या ये भी एल लेंथ ऊपर चला जाएगा? कंपैरेटिवली ज्यादा या कम? कम। कम क्यों भाई? यहां से जितना लिक्विड निकला वो तो देखो इतनी सी लेंथ में आ। सारी बात समझे? वॉल्यूम तो सेम रखोगे ना, जितना वॉल्यूम यहाँ से नीचे किया तुम लोगों ने उतना ही तो यहाँ से ऊपर उठ पाएगा। तो इसे अगर L1 कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? L2। वो थोड़ी सी लेंथ होगी। तो ऐसे आप समझ पाएंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर हाँ आप कंपैरेटिवली हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट तो कर पाएंगे, लेकिन आप जब ज्यादा मूवमेंट इधर ऑफर करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट कंपैरेटिवली कम होगा, जिसे आप वर्क से भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इनटू लेंथ L1 इज इक्वल टू ये वाली फोर्स इनटू लेंथ L2। तो मैंने बेसिक आपको समझा दिया, अब इसे लिख लिया जाए। हैव यू ड्रॉन द डायग्राम? कम ऑन क्विक। दो कॉलम्स हैं, फोर्स F एरिया A, फोर्स कैपिटल F बनेगी एरिया कैपिटल A। लिख दें जरा। consider a combination of two cylindrical columns of different area of cross section, mention कर दें small a and capital A, small a and capital A, joined at bottom, ठीक है? फिर साथ में लिख दीजिए कैपिटल A is much greater than small a, यानी एक पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा है। अब लिख दीजिए when a force small f is applied, on smaller area of cross section, the pressure exerted becomes ये मेंशन करें P is equal to F by A। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है। आपने एक तरफ फोर्स लगे उससे प्रेशर बन गया, P is equal to F by A। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, according to Pascal's law of transmission of pressure, this pressure appears on the cross section capital A. This pressure appears on the cross section of area capital A। एरिया लिख देना, cross section of area capital A। So the force exerted becomes F is equal to P into capital A, and the expression for P was small f by A। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करें, ऐसे मेंशन करें F is equal to कैपिटल A by स्मॉल a into स्मॉल a। लास्ट एक्सप्रेशन आपका ये वाला होना चाहिए। रीअरेंज कर दिया मैंने, कैपिटल A by स्मॉल a एक साथ लिख दिया into F। ठीक है, आप जानते हैं, देखिए as A is much greater than small a, so F is much greater than small। I hope easy to understand। We applied certain force, it exerted pressure that was transmitted, that resulted in comparatively larger force if the area of cross section was larger। यहाँ से ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक प्रेस भी बोला जा सकता है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। प्रेस काम आती है पेपर को श्रिंक करने में, ठीक है। जो आप जानते हैं पेपर कैसे बनता है, किस मटेरियल से बनता है पेपर? जो आजकल बात चलती है ना, पराली जला रहे हैं, है ना, उससे गत्ता बनाया जा सकता है। और जो ट्री होता है, ट्री के वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है। तो उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो शीट बन पाती है। तो जो कंप्रेशन है वो किससे करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से करते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको नाम पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेस में भी सेम फंडामेंटल यूज किया जाता है। तो ये क्या था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, राइट डाउन, देखिए, लेट द applied force pushes piston, let the applied force pushes piston through a distance of L1, through a distance of L1, right? फिर लिखिए work done by it, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कैसे निकलता है, F इंटू एल से। लिखिए W इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू L1, W इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू L1। लिख दीजिए लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर पिस्टन बी L2। लिखते जाए शाबाश। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर पिस्टन बी L2। इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट L2 है मान लीजिए। सो इन दैट केस वर्क डन शुड बी इक्वल टू F इंटू L2। अब कहीं से एनर्जी तो आई नहीं है, हम इस लिक्विड को कंसीडर भी नॉन विस्कस करते हैं। विस्कस जो होगा वहां पे एयर नहीं, वहां पे लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नॉन विस्कस कंसीडर कर लेता हूं तो किसी तरह की एनर्जी लॉसेस नहीं होगी। लिख दीजिए considering the fluid used to be non-viscous, considering the fluid used to be non-viscous, work done should remain same, work done should remain same। तो आप यहाँ पे ना सिंपल W पर W2 डाल दो, क्योंकि सेम तो हमने अब बोला है। वर्क डन इज सेम, दैट मींस स्मॉल f into L1 should be equal to capital F into L2। तो L2 कितना आ गया, यहां से L2 becomes equal to small f by capital F into L1, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, कैपिटल F स्मॉल f से कितना बड़ा है, A by A, कैपिटल F by स्मॉल f is equal to कैपिटल A by स्मॉल, डन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 is equal to small a by capital A into L1, ठीक है। किसी को चीज क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए ध्यान से, जितना वर्क यहाँ पे हुआ उतना ही वर्क यहाँ होना चाहिए था। सो स्मॉल f into L1 should be equal to कैपिटल F into L2। F by F कितना हो गया, A by A। अगर स्मॉल f by कैपिटल F तो स्मॉल a by कैपिटल A, कैपिटल F by स्मॉल f तो कैपिटल A, तो उसके अकॉर्डिंग L2 आ जाए। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ से जब बहुत ज्यादा प्रेस करोगे तब यहाँ जाके थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, डन। तो इसके ऊपर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक। नोट्स में भी है, एसएल में भी है, या एनसीईआरटी से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसका डायग्राम से रिलेटेड एक पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप घर से उसे ड्रॉ करके आएंगे। और आपको बता देता हूँ, बिकॉज मुझे वेडनेसडे और थर्सडे क्लासेस ऑफ करनी पड़ेंगी ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन, सो विल बी हैवी क्लासेस ऑन दिस वीकेंड। कल और परसों हमारी क्लासेस रहेंगी, वी आर नॉट ऑफ टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है ब्रेकिंग सिस्टम बनाने के लिए, सीखे अपने, जैसे व्हील होता है ना, व्हील में अंदर की तरफ बनेगा, यहां से ट्यूब आती है, देखिए यहां से ट्यूब आती है, उस ट्यूब से यहां कंपैरेटिवली ब्रॉडर ट्यूब ओपन होती है, इस ब्रॉडर ट्यूब में दोनों तरफ पिस्टन लगे हुए हैं,
और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से कनेक्ट ब्रेक्स का। समझ लीजिए ताकि जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। और ये जो ट्यूब है ये कहां से आ रही है और कहां जा रही है? इधर जो पिस्टन है उसके थ्रू आप यहाँ पे ब्रेक्स लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। यहां से आप प्रेस करते हैं तो कुछ फोर्स लगाई, फोर्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया। आपने ब्रेक ऑयल सुना है? ब्रेक ऑयल अगर कम हो जाए तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फिर भी ठीक से ब्रेक्स नहीं लगेगी। तो ब्रेक ऑयल है यहाँ पे फिल्ड पूरी तरह से, ये चारों पहियों की तरफ जा रहा है। फर्स्ट ये है, आगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए ध्यान से, जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो कुछ प्रेशर ट्रांसमिट होगा इसके थ्रू आगे। इधर ये एरिया हमने बना रखा है बड़ा, पिस्टन्स का एरिया, इसीलिए यहाँ पर फोर्स बन गई कंपैरेटिवली ज्यादा। मतलब मैंने पांव से बैठे बैठे आराम से थोड़ी सी फोर्स लगाई, वो फोर्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई। अगर मैंने एरिया को 5 टाइम्स किया होगा तो 5 गुना फोर्स लग गई। आगे समझे? उसके बाद देखिए ध्यान से क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ लगे होते हैं, किसी को पता है ब्रेक घिस जाने का मतलब क्या? घिस गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ब्रेक्स जो होती है वो लेदर से बनी होती है, तो लेदर पैड जो है वो घिस जाता है, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ लगाओ। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान से, ये बॉटम पार्ट को ध्यान से देख लेना कैसे बनाना है। जैसे ए शेप होती है ऐसे करके बनाना है। अब सुनिए, जैसे आप यहाँ से ब्रेक्स लगाएंगे, इधर प्रेशर पड़ेगा, इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स है उसकी वजह से ये पार्ट ओपन अप होगा। देखिए ध्यान से, ये पार्ट इधर से ओपन अप होगा। ओपन अप होगा तो ये जो शू है, ब्रेक शू बोल देते हैं इनको, ये आपका जो टायर का इनर पार्ट है उससे हिट करते हैं। उससे हिट करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक्स लग जाएंगे। ध्यान दें, बीच में एक स्प्रिंग भी लगा रखा है ताकि जैसे आप प्रेशर रिलीज करें ये स्प्रिंग इन्हें पुल बैक करे। आई बात समझे? तो बहुत ही आसान सी चीज है। मेन जो समझने वाला पार्ट था वो क्या था, इधर एरिया कम है, इधर एरिया ज्यादा है। कम एरिया पे आपने फोर्स लगाई है और ब्रेक्स के अंदर जाके ज्यादा एरिया पे वही प्रेशर एक्सर्ट हो जाने वाला है, तो फोर्स ज्यादा हो जाने वाली है। उस फोर्स की वजह से ये शू लेदर पे जाके हिट करेंगे बॉल्स को और ब्रेक्स लगेंगी। फिर जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? वापस खींच लेगा। अब काश हमारे पेपर हिंदी में होते तो हम तो फटाफट लिख के आते। क्या ये फाउंडेशन है आपके लिए? इज लैंग्वेज स्टिल अ बैरियर फॉर यू? यू हैव बीन स्टडीइंग इन English medium schools since your childhood, no? So yeah, and you have a dream of going out of India, no? So anyway, wow, great. तो वापस आइए, मतलब कोई मुझे ये ना बताए कि सर मैं हिंदी में तो बता दूंगा पर अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा, तो ये ना बताओ। तो इसीलिए घर पे थोड़ी सी मेहनत करो। ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, दिस इज एज होम असाइनमेंट। आपको नोट्स में से ये पढ़ के और लिख के लेके आना, ठीक है? ठीक है, गॉट इट, फाइन, थैंक यू वेरी मच। कल भी क्लास है, आपको बता दिया मैंने।